Hello everyone. Now let's see another introductory part in this your excretory system. In previous lecture we have seen what is excretion, osmoregulation, what are our excretory products, and we have also seen the different modes of excretion. अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म देखे थे. कॉकरोच के बारे में पूछा था, आपको होमवर्क दिया था कॉकरोच क्या है. सो आपने होमवर्क में बहुत से लोगों ने आंसर भी दिया एंड दैट इज करेक्ट वन. कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो एक इंसेक्ट है जिसको पानी बहुत कम मिलता तो उसकी वजह से वो लीस्ट हार्मफुल सब्सटेंस यूरिक एसिड तैयार करता और उसको एक्सक्रीट करता. अब अगर आप एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज देखोगे या फिर स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पैसेज मिलेगा. अब ये पैसेज दिया है उसको आपको टेबल फॉर्मेट में दिया नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट मच इजियर बाय गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो आपको बहुत काम में आएगा ये, क्योंकि एनिमल किंगडम चैप्टर में भी आपको है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. तो एकदम पोरीफेरा से स्टार्ट करके वर्टिब्रेट्स बनने तक जितने भी ग्रुप्स ऑफ एनिमल है, अलग अलग फाइलम है, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, उनमें अलग अलग सिस्टम्स कैसे इवॉल्व हुए, शुरुआत में क्या ऑर्गेनिज्म में क्या सिस्टम था. तो ये सब चीज अपने को हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में देखने का है. जैसे कि एनिमल्स में कौन से एनिमल में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम रहता, किसमें हार्ट रहता, किसमें नहीं रहता, किसमें 2 चेम्बर हार्ट है, किसमें 3 चेम्बर्ड है, किसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है. तो ये इवोल्यूशन के साथ साथ नए नए सिस्टम्स बनते गए. वैसे ही नर्वस सिस्टम देखेंगे, किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे उनका कैसा रहता. तो मैं वैसे ही तुम्हारे को अभी बताने जा रहा. देयर आर डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स और फाइलम और फाइला एंड देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. तो अगर बात करूं मैं एकदम शुरुआती, तुम्हारे सबसे सिंपल पोरीफेरा से. तो नंबर 1 ग्रुप या फिर फाइलम, इट इज योर पोरीफेरा, जिसमें तुम्हारे स्पॉन्जेस आते, पोरीफेरा स्पॉन्जेस आते उसके अंदर. सो उसके अंदर ईच इंडिविजुअल सेल दैट्स ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन या फिर पार्ट दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. सो दैट इज each cell of that sponge will act as excretory organ, क्योंकि sponges are made up of cells, they are aggregation of cells, and each cell will directly excrete its waste in the water. They are aquatic, amonotelic रहते हैं. Okay, so हर cell itself, every cell itself will act as excretory organ. It will excrete the material through plasma membrane. Okay, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे फाइलम की भी, तुम्हारे नाइडेरिया मतलब तुम्हारा हाइड्रा वाला फाइलम, इसमें स्पॉन्जेस डाल दो एग्जांपल, इसमें हाइड्रा डाल दो, हाइड्रा. सो हाइड्रा में भी हर एक सेल, ईच सेल विल एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इट विल एक्सक्रीट दी मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. हाइड्रा, तुम्हारा हाइड्रा याद होगा तुमको सबको, इस तरीके से कुछ रहता, राइट. ओके, फिर उसको बर्डिंग होती है, यहाँ पे छोटा सा बर्ड आता, फिर उसको और हाइड्रा को फिर टेंटाकल्स आते, फिर एक टाइम का हाइड्रा सेपरेट हो जाता, उसको यहाँ पे माउथ रहता, राइट. तो ये हाइड्रा की भी हर सेल अपने आप में अपना अपना एक्सक्रीशन करता है. ऐसा पूरी बॉडी का जमा होके कोई तो भी एक ऑर्गन से एक्सक्रीशन नहीं होता. एवरी सेल विल डायरेक्टली एक्सक्रीट दी वेस्ट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन और थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो नाइडेरिया में भी ईच सेल विल इटसेल्फ थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट विल एक्सक्रीट दैट मटेरियल. ओके, अगर इसके बाद बात करें थर्ड, तुम्हारे फ्लैट वर्म्स पे आ जाओ. फ्लैट वर्म्स और योर प्लैटीहेल्मिन्थ्स. So platyhelminths में फ्लैट, F for flat, F for flame cells, F for flat और F for flame cells, और also protonephridia. These are small tube-like structures. Flame cells are literally they are flame-like cells. जैसे कि आग निकलती है तो कैसे दिखाई देती, कोई चीज जलते वाली. सो ऐसे फ्लेम जैसे दिखाई देने वाली सेल्स रहेंगे, उनको प्रोसेसेस रहेंगी और उनके मेम्ब्रेन के थ्रू वो फिर एक्सक्रीशन करेंगे. सो फ्लैट वर्म्स में तुम्हारा प्लेनेरिया वगैरह आ जाएगा. प्लेनेरिया, इट हैज द ट्रू पावर ऑफ ट्रू रीजनरेशन. सो वो प्लेनेरिया फ्लैट वर्म रहेगा, ऐसा एकदम चपटा सा, ठीक है. सो एकदम चपटे कृमि जिसको बोलते हैं मराठी में, चपटे कृमि, ठीक है. दे आर प्लैटीहेल्मिन्थ्स. प्लैटी मतलब प्लेट लाइक, फ्लैट, और F फॉर फ्लेम सेल्स. ये एमसीक्यू में मिलेगा तुमको. फ्लेम सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स. इसी तरीके के कुछ प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटो मतलब सिंपल और नेफ्रिडिया मतलब नेफ्रॉन जैसे दिखने वाले बारीक बारीक स्ट्रक्चर रहेंगे, ट्यूब जैसे. ओके, लेकिन इतने ज्यादा एडवांस्ड नहीं रहेंगे अपने जैसे, बहुत एकदम सिंपल टाइप के नेफ्रिडिया रहेंगे, ठीक है.
इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप की अगर बात करें, सो फ्लैट वर्म के बाद का ग्रुप रहता है तुम्हारा राउंड वर्म्स, ऑल्सो नोन एज एस्क हेलमिन्स, ओके, आस्क हेलमिन्स। इनमें अगर बात करें तो इनमें स्पेशल एच शेप्ड रेनेट सेल्स, आर फॉर राउंड, आर फॉर रेनेट सेल्स, एफ फॉर फ्लैट, एफ फॉर फ्लेम सेल्स। याद रहेगा, फ्लैट वर्म्स में फ्लेम सेल्स, राउंड वर्म्स में रेनेट सेल्स। याद रखने के लिए इनिशियल वर्ड पे से ध्यान में रहेगा। ओके, सो इस तरीके से इनमें स्पेशल सेल्स रहते हैं, दे आर मीट फॉर एक्सक्रीशन। वो पूरी बॉडी का भी जमा करेंगे और वही सेल्स एक्सक्रीट करेंगे। ओके, दे आर फाउंड इन राउंड वर्म्स और आस्क हेलमिन्स, जैसे कि तुम्हारा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, जो पेट में कृमि नहीं होते क्या छोटे बच्चों को जंतर हो जाते बोलते हैं अपन, तो वो जो जंतर रहते हैं दे आर राउंड वर्म्स, क्योंकि वो गोल दिखते हैं, ऐसे चिकने रहेंगे एकदम गोल। ठीक है, सो दे आर राउंड वर्म्स। और फ्लैट वर्म चपटे रहते हैं, दोनों उनके डॉर्सी वेंट्रली दे आर फ्लैट, बट दीज आर राउंड सिलिंड्रिकल। ओके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। अगर इसके बाद बात करें तो आर्थ्रोपोडा तुम्हारा फाइलम आता। आर्थ्रोपोडा में तुम्हारे रहेंगे इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और कुछ इंसेक्ट्स में अपने देखने फॉर एग्जांपल स्पाइडर, स्कॉर्पियो, ओके, उसी तरीके से कॉकरोच। तो इन अलग अलग इंसेक्ट्स में, अब ये सब के सब ऑर्थ्रोपोड्स है। ऑर्थ्रोपोड मतलब जॉइंटेड बॉडी, देयर बॉडी इज हैविंग जॉइंटेड सेगमेंट्स। मच्छर, मकड़ी, जो कुछ भी रहेंगे तुम्हारे, ठीक है, कॉकरोच वगैरह, इनके बॉडी पार्ट्स दे आर जॉइंटेड। ओके, देयरफॉर दे फॉर्म ऑर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग्स। सो उनके हाथ पैर जुड़े जॉइंटेड रहते हैं, टुकड़े जुड़े रहते, दे आर देयरफॉर दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्थ्रोपोडा। प्लस इट इज दे आर हैविंग थिक क्यूटेनस एक्सोस्केलेटन, कड़क रहता, कवच रहता उनकी बॉडी के बाहर। मरने के बाद कॉकरोच भले ही तुम्हारे को मर गया रहेगा, लेकिन उसकी तड़फड़ पड़ाया रहेगा, कवच उसका जिंदा रहे, मतलब जल्दी सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर का सॉफ्ट मटेरियल तो सड़ जाता है, लेकिन वो कवच जल्दी खराब नहीं होता, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्यूटी। ओके, क्यूटिकुलर रहता तुम्हारा, काइटिन रहता उसके अंदर, सॉरी काइटिनस रहता। तो वो कॉकरोच वगैरह में क्या रहते हैं। तो अगर ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स मतलब 6 पैर और 4 उनको विंग्स रहेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, तो वो रहता है इंसेक्ट। ओके, मच्छर वगैरह आ जाएंगे इसमें, हाउस फ्लाइज आ जाएंगे, तुम्हारी मक्खियां आ जाएंगी सब। तो उनमें अगर इंसेक्ट्स की बात करें, सो दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स नोन एज मालपीजियन tubules in their body, and that Malpighian tubules, they are small tubular structures। उनके जो कोई भी ट्यूब लाइक पार्ट, जैसे अपनी इसोफेगस रहता, अन्न नलिका रहती है, एलिमेंट्री कैनाल, तो वहीं पे उनके ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे बहुत सारे, 100 से 150 रहते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं अलग अलग इंसेक्ट में। और फिर आगे उनका गट, पेट वगैरह रहेगा। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। They are not found in human body. We have Malpighian bodies, वो अपन देखेंगे बाद। But these are Malpighian tubules. They are found in most of the insects. In fact, your cockroach is also having 100 to 150 Malpighian tubules. कॉकरोच में 100 to 150 Malpighian tubules। कॉकरोच के पार्ट में रीड करेंगे अपन, बट अभी याद रखो, बाद में भी कर रहे हैं तो अभी भी कर। अगर क्रस्टेशियंस मतलब तुम्हारे प्रॉन्स की बात करें, क्रस्टेशियंस मतलब प्रॉन्स, PRAWN, झींगे, प्रॉन्स। ओके, सो इनकी अगर बात करें तो इनके सेल्स में तुमको स्पेशल सेल्स मिलेंगे, ग्रीन ग्लैंड्स, ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड्स। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स फाउंड इन क्रस्टेशियंस। आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस। प्रॉन्स, झींगे विंगे देखे होंगे सबने, जो नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाने वाले लोगों को मालूम होगा कैसे रहते झींगे। वो उनको बड़ी बड़ी मूंछें रहती है और बॉडी पूरी कड़क रहती है उनकी। ओके, सो दे आर क्रस्टेशियंस, प्रॉन वगैरह आ जाते हैं इसमें। सो दे आर आल्सो हैविंग स्पेशल सेल्स, स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स, दे आर एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स। ओके, अगर इसी तरीके से अगर अपन आगे बात करें, स्कॉर्पियो या फिर स्पाइडर, ये गॉनोटेलिक रहते हैं, गॉनन एक्सक्रीट करने वाले, राइट। इनमें तो और ज्यादा वाटर कंजर्वेशन की जरूरत रहती है, पेंगुइन वगैरह भी, बट पेंगुइन यहाँ मत डालो। इंसेक्ट्स, अपन आर्थ्रोपोडा की बात करें, पेंगुइन इज अ बर्ड, उसको अलग डालेंगे बर्ड्स में, उनमें किडनियां रहती। लेकिन यहाँ पे स्पाइडर और स्कॉर्पियन की अगर बात करें तो तुमको स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स मिलेंगे, कॉक्सल ग्लैंड्स,
कॉक्सल ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट एट दी पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, एकदम एनस के पास में प्रेजेंट रहेंगे, पैर के पिछले एकदम हिस्से में आपके ये जो मकड़ी रहेंगे आपकी कुछ ऐसी दिखती मकड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके तो एकदम पिछले हिस्से में यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड्स रहेंगे अंदर. सो दे आर मेड फॉर कलेक्शन एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गॉर्निंग. ओके उनको बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स. वही अगर कॉकरोच की बात करें तो जरा स्पेशली नोट करके रखो, आपको पढ़ना ही आगे जाके. कॉकरोच में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स तो रहते ही रहते, इसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स रहते हैं सच एज फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स प्लस इसके साथ में क्यूटिकल इटसेल्फ एक्ट एज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन होता, प्लस यूरिकोज ग्लैंड्स. कॉकरोच में इतने सारे अलग अलग पार्ट्स रहेंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे. मेनली माल्पीजियन ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, 100 से 150 लिख लो, 100 to 150 tubules are present which are meant for excretion of uric acid. Along with that, fat bodies are also involved in the same function. Cuticle means its skin will also excrete some material. Then your nephrocytes, they are special cells, they act as your nephrons, they collect and absorb and select out the excretory material and then remove it out of the body. And similarly uricose glands, they are also special glands just like your spider, but it produces uric acid. Okay, आपको सिर्फ नाम याद रखने, फंक्शन नहीं याद रखने, अल्टीमेटली तय बोल दो, they excrete the nitrogenous waste or excretory material out of body. बस स्ट्रक्चर से याद रखो. फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लैटवर्म, रेनेट सेल्स इन राउंडवर्म्स. ओके, फिर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर इन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक योर कॉकरोच आल्सो. देन स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड्स, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स. ओके, इफ यू कम टू नेक्स्ट वन, मोलस्का मतलब तुम्हारे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मोलस्का में आएगा तुम्हारा ऑक्टोपस, तुम्हारा ओके स्नेल. सो मोलस्का की अगर बात करें, सो ऑलरेडी बॉडी सॉफ्ट रहती है उनकी, तो उनमें तो बहुत खास पॉइंट नंबर कितना है 7 6 जो भी है कंटिन्यू करो. मोलस्का में अगर आप आ जाओ, जैसे कि ऑक्टोपस, स्नेल, इनकी बात अगर मैं किया, सो इनमें बहुत खास ऑर्गन रहता है, इट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबर्स ग्लैंड्स. दीज आर दी स्पेशल ग्लैंड्स फाउंड ओनली इन मोलस्क्स और मोलस्का. तो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स रहते, ऑक्टोपस सबको पता है, स्नेल सबको पता है, उनमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गन ऑफ बोजानस. ये तो बहुत भारी एमसीक्यू मिलेगा, बोलते मिलेंगे. एनिमल किंगडम चैप्टर निकाल के देखो, वहां पे भी डिस्कशन दिया है इसके बारे में, वर्ड मिलेंगे आपको, ये वर्ड मिलेगा, तो मतलब करना ही है, याद रखना ही है. ओके, इसमें की बहुत सी बातें आपको एनिमल किंगडम में मिल जाएंगी, तो इसके लिए वहां का भी पार्ट हो जाता, ये भी हो जाता, तो साइमल्टेनियसली दोनों कवर हो जाते और आपके लिए एनिमल किंगडम चैप्टर इजी हो जाता. तो मैं जो बोल रहा हूँ एक जगह पे जमा करके रखो, ये टेबल तुमको वो चैप्टर में भी काम में आएगा. ठीक है, सो ऑर्गन ऑफ बोजानस इज फाउंड इन मोलस्का. मोलस्का के बाद अगर आ जाएंगे अपन तो इकाइनोडर्मेटा या फिर स्टारफिश वाला तुम्हारा फाइलम आता है, इकाइनोडर्म्स और स्टारफिश, ऐसा मत लिखो तुम शॉर्टकट में स्टारफिश. सो स्टारफिश के अंदर देखे अगर देयर इज नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहता, पूरी बॉडी में से उसका एक्सक्रीशन होता है, हर सेल में से इंडिविजुअल सेल विल हेल्प इन एक्सक्रीशन जस्ट लाइक योर हाइड्रा एटसेट्रा. ओके, तो इनमें अमोनोटेलिक रहता है. अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज फाइला आर एक्वाटिक फाइला, तो एक्वाटिक रहने के बाद अमोनोटेलिक ही रहते क्योंकि उनके पास पानी ज्यादा अवेलेबल है, तो जल्दी से अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते. करेक्ट, तो ये एक्सक्रीशन इनका वैसे ही. देन अगर 9th नंबर पे आए तो हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं तुम्हारे, हेमिकॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेटा. सो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर अगर तुमने देखे, सो देयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड्स. हेमिकॉर्डेट्स में आते तुम्हारे बेलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ऐसे कुछ कीड़े जैसे रहेंगे दिखने में. तो इनकी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल ऐसा थिक पार्ट रहता, इट इज कॉल्ड प्रोबोसिस. ये प्रोबोसिस में से कचरा बाहर निकालते रहते वो. अर्थवर्म जैसे कीड़े रहते लंबे लंबे दिखने वाले अर्थवर्म, लेकिन इनकी बॉडी थोड़ी और थिक रहती है अलग. सो दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स. ओके, बेलानोग्लॉसस, उसमें प्रोबोसिस रहता, प्रोबोसिस में से वो एक्सक्रीट कर. ठीक है, मुंह के पास रहता है ऐसा
टोपी के जैसा पहने वाला पूरा ठीक, और उसके अंदर से कचरा बाहर निकलता रहता है, सो दैट इज प्रोबॉसिस। ठीक है, नेक्स्टली अगर तुम और अगर अपन 2-3 ग्रुप देखें, सो तुम्हारे आएंगे यूरोकॉर्डेट्स, देन योर सेफेलोकॉर्डेट्स, लास्ट में आ जाएंगे तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में तुम्हारे फिश, एम्फीबियन, प्लस एम्फीबियन के बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब ग्रुप इसके अंदर आ जाएंगे। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे तुम्हारे। इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे तुम्हारे यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, these are vertebrates। और 9 तक जो थे अपने, they are all non-chordates। अब ये सब क्या रहता है, एनिमल किंगडम में कंसेप्ट थी, वहां पे क्लियर हो जाएंगी। सो इनको दोनों को बोलने का इनवर्टिब्रेट्स, और इसके बाद सब वर्टिब्रेट्स, इनमें सब में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहता। इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं रहता, नोटोकॉर्ड रहती, और इनमें किसी में नोटोकॉर्ड भी नहीं रहता, ना वर्टिबल कॉलम रहता। ओके, अब ये यूरोकॉर्डेट्स की अगर बात करें, तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर तुम्हारे स्पेशल सेल्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड न्यूरल ग्लैंड्स। और अगर सेफेलोकॉर्डेट्स की बात करें, सोलैनोसाइट्स, these are the special cells। और वर्टिब्रेट्स में रहेंगे किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। मतलब देखो, किडनी सबसे लास्ट में, किडनी फिश में रहती, एम्फीबियन में रहती, और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में रहेंगी, किडनियां रहेंगी इनमें सब में। लेकिन किडनी बनने के पहले तक ऐसे सेल्स ग्लैंड ऐसी चीजें थी जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही थी। तब कोई जाके इवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद डिसाइड करे नहीं, स्पेशल स्ट्रक्चर रहना चाहिए, बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही, तो बॉडी के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और किडनी नाम का स्ट्रक्चर बना, जिसमें से फिर पूरा बॉडी का वेस्ट कलेक्ट होने लगा, वहां पे ब्लड के थ्रू पूरा वेस्ट जाता, और फिर वो उसमें से छाना जाता, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता, और कचरा अलग, ब्लड अलग, और ब्लड वापस बॉडी में, कचरा बॉडी के बाहर। वही अपने को देखने का, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, तब के जाके वर्टिब्रेट्स बने, और तब के जाके किडनी नाम का स्ट्रक्चर आया। ठीक है, तो इसमें फिर तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में आएंगे तुम्हारे किडनीज आर प्रेजेंट एज द ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, न्यूरल ग्लैंड्स, यूरोकॉर्डेट, ग्रीन ग्लैंड्स इन योर क्रस्टेशियंस, वैसे तुम्हारे ऑर्गन ऑफ बोजानस, मोलस्का, प्रोबोसिस ग्लैंड्स, हेमिकॉर्डेट। इसके लिए दिया क्योंकि तुमको मैच द फॉलोइंग के जैसे इसमें से 4 उठा के कोई भी दे देंगे, तो इसके लिए आना चाहिए। यस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको प्रैक्टिस करो, याद कर लो पूरे नाम, इधर के ये नाम और इधर के नाम। ओके, प्रोटोजोआ मतलब तुम्हारे अमीबा में पूछे तो दे आर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हर जो सिंगल सेलुलर रहेगा, इट्स सेल विल डायरेक्टली एक्सक्रीट दैट मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया वगैरह में वैसे ही होता, तो उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ इज अ यूनिसेलुलर बॉडी, सिंगल सेल रहती। ये सब मल्टी सेलुलर है, तो इनमें मल्टी सेलुलर में कैसे ऑर्गन चलते तुम्हारे ध्यान में है। Okay, now let's see the actual part of your excretory system, that is human excretory system। Now let's see human excretory system। ये अगर आपको समझ गया तो आपको बाकी ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपन मिसलेनियस बोलकर एंड में लेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहले हमको हमारा तो समझना चाहिए, और एनसीईआरटी में आपको पहले ही दिया हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। ओके, और आपको यही करना है सबसे पहले, तो जाके बाकी ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। अब इसके अंदर अगर देखें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन अ यूरिनरी ब्लैडर। इट इज नॉट अ पेयर, एक ही रहता सिंगल, यूरिनरी ब्लैडर। देन नेक्स्ट वन इज योर यूरेथ्रा, लास्ट वन इज यूरेथ्रा। 4 ही पार्ट्स है। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। सो अ पेयर ऑफ किडनीज, तो आपके 2 किडनीज रहेंगे अपने पास। फर्स्ट किडनी, ओके, इफ दिस इज योर राइट किडनी एंड इफ दिस इज लेफ्ट किडनी। सो लेफ्ट किडनी, इट इज स्लाइटली लोअर देन द राइट किडनी। Left kidney is slightly above the right kidney। ओके, 2 किडनियां रहेंगे अपने इस तरीके से, बोथ आर ऑफ सेम साइज ऑलमोस्ट। The size will be
10 by 5 by 4, मतलब थिकनेस कितनी रहेगी 3 to 4 सेंटीमीटर्स, 10 by 5 by 4. ओके, सो लेंथ 10 सेंटीमीटर by 5 by 4 सेंटीमीटर. अपन उनके डायमेंशंस बाद में और देखेंगे. दिस इज योर किडनी राइट एंड दिस इज लेफ्ट. देन फ्रॉम ईच किडनी arises a pair of tubular structure. It is known as ureter. It is called ureter. A pair of tubular structure arise from each kidney. It is called ureter, which opens obliquely on the back side of urinary bladder. On the back side of urinary bladder. This urinary bladder is a hollow, triangular or trigone shaped, pear shaped structure, okay, from which urethra arises, and then urethra. यहाँ पे कुछ sphincters रहेंगे. Okay, there will be an artery, okay, a vein, an artery. Let's draw the vein by this blue color because it consists of deoxy blood. Okay, poisonous हो जाता, थोड़ा सा ऐसा समझो. So artery will enter the kidney, each kidney, okay, as well as vein will also enter each kidney. It will come out actually from that kidney. यहाँ से ले लेंगे. Okay, there will be lymph vessel and a nervous supply will be also there. So हाँ अंदर किडनी में जाएंगे, किडनी से बाहर आएंगे from each kidney. Above each kidney there is triangular gland located. It is known as adrenal gland. तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसा ड्रॉ करते ध्यान में है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, and at last urethra. So these are the parts of your excretory system. Okay, a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. ड्रॉ करना समझ में? चलो वन बाय वन डिस्क्रिप्शन कैसा बोलने का, क्या याद रखने का, इनके बारे में क्या बातें याद रखेंगे. लेट्स सी फर्स्ट वन. व्हाट इज योर फर्स्ट वन? अ पेयर ऑफ किडनीज. सो अ पेयर ऑफ किडनी इज लोकेटेड. सबसे पहले आपको उसका शेप बोल दो, साइज बोल दो, वेट अगर पता होगा और कलर. ये कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो आप उसकी, तो आपको फिर एमसीक्यूज भी बन जाते हैं. शेप बीन शेप्ड है क्या? देखो वाला बीन चने वगैरह जैसे रहेंगे कि तुम्हारे बीन वगैरह चौली वगैरह के दाने कैसे रहते, तो काजू वगैरह जैसा रहता है, तो उसके किडनी शेप नहीं बोलने का नालायक को. किडनी शेप नहीं बोलते. किडनी शेप इज एक्चुअली बीन शेप. तुम दिमाग चलाते सर किडनी शेप, फिर कौन सा शेप है वो? दे आर एक्चुअली बीन शेप. Okay, they are reddish brown in color. Their size is about 10 by 5 by 4 centimeter, which varies according to age, according to sex also. Therefore variable size है 10 by 5 by 4. 10 के बदले 9 सेंटीमीटर की रहेंगी, 8 सेंटीमीटर की रह सकती, 5 के बदले 4, 3 और 4 सेंटीमीटर के बदले 3 या 2 सेंटीमीटर थिकनेस रहेंगी. छोटी भी रहती, बच्चों की किडनी छोटी, बड़ों की बड़ी रहती. इसीलिए वेट क्या होता है? वेट मेल्स में 150 ग्राम्स के आसपास रहता, मेल्स में 150 ग्राम्स और फीमेल्स में 135 ग्राम्स के आसपास रहता. सो ओवरऑल अगर एक रेंज याद रखने की, सो 150 टू 170 ग्राम्स या 120 टू 170 ग्राम्स, ऐसा याद रखो. एनसीईआरटी में ये दिया है, स्टेट बोर्ड के लिए ये 120 टू 70 ग्राम्स एक रेंज रहेगी. ठीक है, 150 ग्राम के आसपास एक रफ किडनी का वेट रहता है. ईच किडनी 150 ग्राम की है, 150 ग्राम की है, मतलब 300 ग्राम के किडनी रहते हैं आपकी. ओके, सो वेट उसका इस तरीके से. अगर लोकेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ. सो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हर ऑर्गन को इसी तरीके से डिस्क्राइब करना. हार्ट हो जाओ, ब्रेन हो जाओ, किसी भी ऑर्गन को डिस्क्राइब करने का, तो पहले उसका तुम उसके एक्सटर्नल फीचर्स बोल दो. शेप, साइज, कलर, वेट. एंड देन लोकेशन की बात करो उसकी बॉडी में, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है.
एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर, क्योंकि अपन 12th में 11th 12th में पढ़ रहे हैं अभी। ये जो चीज रहेगी तुमको एनाटॉमिकल पोजीशन तुमको एमबीबीएस लेवल में जाके वहां पे तुमको हाई लेवल के लगेंगी। अभी अपने को एग्जैक्ट एनाटॉमिकल नहीं चाहिए, बट स्टिल यू कैन गिव सम एनाटॉमिकल पोजीशन लाइक ईच किडनीज आर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, ऑन डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड। दिस सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस एंड बैक साइड इज नोन एज डॉर्सल सरफेस। सबसे पहले सरफेसेस क्लियर करो। अपनी बॉडी को अलग अलग वर्ड्स यूज करते। अगर मैं वेंट्रल बोला तो समझ लेना ये साइड, माय आईज आर वेंट्रली लोकेटेड, ओके, माय माउथ नोज दे आर वेंट्रली लोकेटेड, हार्ट वेंट्रल साइड पे, बट ब्रेन डॉर्सल, मेरा ज्यादातर ब्रेन का हिस्सा पीछे है, देखो डॉर्सल साइड पे ब्रेन। तुम बोले सर यहाँ पे भी ब्रेन है, मानता मैं, लेकिन मेजर हिस्सा तो आपका पीछे है ना पूरा ब्रेन का, सो योर ब्रेन इज डॉर्सली लोकेटेड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली लोकेटेड, समझ रहा है। माउथ इज वेंट्रल, एनस इज डॉर्सल, ओके, दीज आर डॉर्सल वेंट्रल पार्ट्स एंड द बैक साइड इज योर डॉर्सल साइड। इतना याद रखो, फ्रंट साइड मतलब वेंट्रल, बैक साइड मतलब डॉर्सल। सो किडनीज आर डॉर्सली लोकेटेड मतलब पीछे, सामने से नहीं है, दे आर समवट डॉर्सली, दे आर अवे, okay, dorsally located. They are positioned between 12th thoracic vertebra, 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra, 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra। अब ये क्या है, तो अपना वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रा आर दी बोन्स, मन के, पाटीचा कणा मराठी जिसको बोलते, सो उसके मन के रहते, आपकी हड्डियां रहती वहां पे, फ्लैट डिस्क शेप बोन्स रहते। सो वैसे आपके गर्दन में बोन्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर आपके जो थोरैसिक रीजन है, छाती का रीजन यहाँ तक का, ओके, इसको बोलते हैं थोरैसिक रीजन। तो यहाँ तक जो वर्टिब्रा रहेंगे दे आर कॉल्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर आपका कमर का रीजन चालू रहता है, जहां पे आपको ऐसा एक कर्वेचर है, ठीक है, इट इज कॉल्ड लंबार और सैक्रल वर्टिब्रा। और लास्ट में आपको रहती माकड़ हाड़ रहती, बंदर की हड्डी, वो रहती कॉक्सिक्स, ठीक है, दैट इज कॉक्सिजियल या कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ करें, सो गर्दन में रहेंगे आपके सर्वाइकल, फिर छाती में हो जाएंगे आपके थोरैसिक, और फिर उसके नीचे रहेंगे लंबार, सैक्रल, और लास्ट में रहेगा आपका इस तरीके से कॉक्सिजियल। तो सर्वाइकल के रहेंगे आपके C7 7 वर्टिब्रा, फिर आपके छाती के हिस्से में रहेंगे थोरैसिक 12 12 वर्टिब्रा, वर्टिब्रा नंबर 1 2 3 ऐसे 12 रहेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आपके 5 रहेंगे लंबार वर्टिब्रा, फिर 5 सैक्रल और कॉक्सिजियल 5, वो जुड़ के 1 हो जाएंगे। तो 7 12 5 5 1, C7 T12 L5 S5 CO1 या CO1 कॉक्सिक्स या कॉसेक्स, जो रीड करना देखो, कॉसेक्स या कॉक्सिक्स, उसमें एक ही वर्टिब्रा हो जाती है, जुड़ जाती बाद में, पूरी माकड़ हाड़ जुड़ के अपनी एडल्ट होने के बाद में ऐसी एक अखंड बोन तैयार हो जाती, उसको बोलते कॉसेक्स सिंगल। सिमिलरली सैक्रल भी जुड़ जाते, और ये सब एक्चुअली एक ही पूरे बन जाते, सैक्रल वगैरह सब जुड़ के। तो इस तरीके से आपके वर्टिब्रल कॉलम तैयार होता, जिसमें 7 12 5 5 1 बोन्स रहते। तो अपनी जो किडनी है 12th थोरैसिक और 3rd लुम्बार के बीच में, अब 12th थोरैसिक बोलते हैं, 12th थोरैसिक के लास्ट की थोरैसिक हड्डी इसमें की, यहां से लेके तो 3rd 1 2 3 लंबार में 3rd, तो किडनी ऐसी लोकेटेड है तुम्हारी, समझ रहे क्या, साइड इधर एक किडनी है और वो साइड से एक किडनी है। मैं ऐसा खड़ा वाला है, इमेजिन करो, ये जो फोटो है, अगर मैं इस तरीके से खड़ा, सो ये मेरे सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर ये कमर शुरू हो रही, सो लंबार और ये सैक्रल, तो ये थोरैसिक यहाँ पे खत्म होगा मेरा, ओके, 12th इधर, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे, सो किडनीज आर लोकेटेड हियर फ्रॉम 12th थोरैसिक टू 3rd लुम्बार वर्टिब्रा। समझ रहा मैं क्या डेमो दे रहा हूँ, देयर लोकेशन बिटवीन 12th थोरैसिक टू 3rd लुम्बार वर्टिब्रा, ओके। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेस नहीं होना, ये नहीं तो ऊपर के ऑर्गन डिसलोकेट होंगे, इश्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत फिक्स पोजीशन है। दे आर जनरली फाउंड बिटवीन 12th थोरैसिक टू 3rd लुम्बार। ये एमसीक्यू में पूछते कि कौन से वर्टिब्रल लोकेशन पूछते, व्हाट इज द वर्टिब्रल लोकेशन ऑफ किडनी, दे आर फाउंड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, बैक साइड में, ओके, बिटवीन 12th थोरैसिक टू 3rd लंबार वर्टिब्रा, on one on each on either side of your vertebral column। एक ये, अब ये vertebral column बीच में से इमेजिन करो, बैक साइड से, तो बीच में से ऐसा दिखेगा ना आपको vertebral column पूरा,
तो एक किडनी इधर है और एक किडनी इधर है, ठीक है, एक किडनी इधर एक किडनी इधर, सो ये साइड में लोकेटेड। ओके, सो वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लोकेशन समझी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑन डॉर्सल साइड बिटवीन thoracic to third lumbar and one on either side of vertebral column, एक इधर, एक लेफ्ट किडनी एक राइट, ठीक है। इफ यू कम टू नेक्स्ट वन, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज की बातें करते कुछ लोकेशन के बाद, किडनीज की लोकेशन के साथ ही कुछ और बातें। किडनीज, लेफ्ट किडनी इज बिलो राइट वन, ओके, बिलो मतलब सॉरी इज right kidney is slightly lower than left kidney and left kidney is slightly behind right kidney। जनरल नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट। देखो मैंने ड्रॉ करते टाइम पे अगर तुम देख रहे होंगे, सो ये थोड़ी सी ऊंची है एज कंपेयर टू दिस वन, लेफ्ट थोड़ी ऊपर है, लेफ्ट किडनी। ओके, अब मैंने ड्रॉ कैसा करा, ये लेफ्ट है, तो दिस इज माय लेफ्ट साइड, बराबर है ना, मेरी लेफ्ट है ना। तुम खुद की भी ड्रॉ ऐसा, तुम खुद को सामने रख के देखो, आईने के सामने खड़े रह, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी आपकी जो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ लीवर। राइट साइड में आपका ट्रायंगुलर ऑर्गन है लीवर, सो लीवर क्या करता है, ट्रायंगुलर रहता, सो वो जो ट्रायंगुलर लीवर का आपका जो ऐसा लोब है, सो उसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे चले जाती, और इधर से आपका स्टमक है, तो स्टमक इज हियर, सो उसके बाद आपकी यहाँ पे स्टमक के पास में जगह तैयार हो जाती इधर बैक साइड में, तो आपकी किडनी ऊपर रहती और ये लेफ्ट राइट किडनी थोड़ी नीचे। व्हाई राइट किडनी इज लोअर? ड्यू टू लोकेशन ऑफ लीवर, एंड व्हाई लेफ्ट इज बिहाइंड? क्योंकि स्टमक क्या करता, ये किडनी के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ऐसा इधर से, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी पीछे चले जाती और राइट आगे रहती। तो अगर आप लोकेशन इमेजिन करें तो दोनों ये जो है, इफ दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी, तो दोनों एक लेवल से, मैं देखो कैसे बता रहा था, दे आर इन लेवल, ओके, इधर दूर लेके जाओ वर्टिकल कॉलम। सो लेफ्ट इज स्लाइटली अबव द राइट वन, लेफ्ट इज स्लाइटली अबव द राइट किडनी, बराबर दिख रहा है, ओके, एंड लेफ्ट किडनी स्लाइटली बिहाइंड, लेफ्ट किडनी स्लाइटली बिहाइंड द राइट किडनी। तो देखो फिर ऐसा करे, बात समझ में आ रहा? पहले ऐसा लिए थे लेवल में, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, लेफ्ट पीछे राइट आगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ये नीचे क्यों है? बिकॉज लीवर इज हियर। ये पीछे क्यों है? क्योंकि स्टमक इज हियर। ओके, सो लोकेशन क्या याद रखेंगे? राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन एंड लेफ्ट किडनी स्लाइटली बिहाइंड। राइट नीचे, लेफ्ट पीछे। क्या? राइट नीचे, राइट किडनी नीचे ड्यू टू लीवर, लेफ्ट पीछे ड्यू टू स्टमक, राइट नीचे लेफ्ट पीछे, राइट नीचे लेफ्ट पीछे, ऐसा याद रखने का। Okay, so this is about the factual point about your location of kidney. Okay, next one अगर बात करूं इसके अंदर किडनीज के अंदर ही, so each kidney has adrenal gland above it. Adrenal glands are present above each kidney. They are triangular glands. They secrete various hormones. Okay, so वो दोनों ऊपर एक किडनी के ऊपर एक एक ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या वो ट्रायंगुलर मार्शमेलो रखा है, वो जो है वो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट अबव ईच। देन मार्जिनली अगर देखें किडनी की, सो द मीडियन मार्जिन या मीडियल मार्जिन हैज अ नॉच, नॉच रहता, नॉच बोलते खाचा। तो देखो बोला ये खाचा, मीडियन मार्जिन किसको बोलते हैं? ये लैटरल साइड हो गया, ये लैटरल साइड, और बॉडी के अंदर का साइड रहता है उसको बोलते हैं मीडियन साइड। जैसे ये वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल, बैक साइड इज डॉर्सल। तो वैसे ही जो हिस्सा आपके बॉडी से एक सेंट्रल लाइन इमेजिन करो, ओके, वो जो सेंट्रल लाइन है उस लाइन से कोई भी चीज जितनी दूर रहेंगी वो लैटरल, और जो नजदीक रहेंगी वो मीडियन। मीडियन मतलब बीच की तरफ, लैटरल मतलब बाहर की तरफ, बाजू में, लैटरल साइड मतलब बाजू में। सो जैसे कि अगर मैं लाइन इमेजिन किया, सो नोज इज मीडियन
as compared to ears are present on lateral side of body. Okay, similarly your hands are lateral as compared to your heart is medially located. Okay, अगर किडनी की बात करूं तो इसमें देखो ये जो सरफेस है किडनी का ये वाला, ओके, और ये वाला सरफेस, तो ये सेंट्रल लाइन के नजदीक है, तो दिस इज मेडियन सरफेस एंड दिस सर्फेसेस आर अवे, these outer surfaces are away, therefore they are called lateral surfaces. Okay, so lateral surface is convex, and median surface has a notch, एक गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे गड्ढा तैयार हुआ दिख रहा है, this notch is known as hilus या hilum or hilum. It is a small opening actually from where ureter comes out, artery enters, vein also comes out, artery, vein, then your nerve supply and limb supply, so they enter and exit from this point. देखो ये अंदर जा रहे और बाहर यहीं से आ रहे, अंदर जा रहे बाहर यहीं से आ रहे, सो अंदर जाएंगे और बाहर वहीं से, आर्टरी अंदर जाएंगी वही वेन में कन्वर्ट होंगी और वेन बाहर आएंगी. ठीक है, आपका यूरिन बाहर लाना है बनाया वाला, सो यूरिन विल फ्लो लाइक दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज कलेक्टेड हियर, यूरिन विल फ्लो हियर, ओके, इट विल बी हियर. सो urine is brought out by your ureters which comes out through hilus. What is hilus? It is a notch present on the medial surface of kidney, inner side of kidney. Okay, so ऐसे दिखेगा, इधर से किडनी से गोल है और इधर से नॉच ऐसा खाचा है और उसके अंदर एक गड्ढा रहेगा, गड्ढे से चीजें बाहर आएंगी. So this notch is known as hilus or hilum. Okay, then each kidney is externally covered by, partially covered by a membrane. And that membrane is, इस पे भी रहेगा, इधर कवरिंग रहेगी, इधर एक कवरिंग रहेगी. This covering is known as peritoneal covering. Each kidney is partially covered by peritoneum. Peritoneum is made up of squamous epithelium. It covers all the abdominal organs. Because there is no bone supply, there is no bone like structure or supplementary structure here. अब देखो क्या है, ये पेरिटोनियम की कंसेप्ट समझ लो, लास्ट पॉइंट है आज के लिए. क्या होता अपने जो ऑर्गन्स है, देखो अब यहाँ पे कोई हड्डी है क्या, डायरेक्ट आपकी बैक साइड में हड्डियां है, यहाँ पे हड्डियां खत्म हो जाती, रिब्स खत्म हो जाती, अपने पसलियां खत्म हो जाती, इधर कोई हड्डी है क्या, देयर आर नो बोन्स हियर. तो यहाँ पे जो ऑर्गन रखे है, आपका लीवर है राइट साइड में, लीवर के बाद जो स्टमक है, फिर बीच में मैगी रखे है तुम्हारी इंटेस्टाइन वगैरह, फिर स्प्लीन है, फिर नीचे किडनियां है, तो ये सब एक के ऊपर एक रख दिया है ऐसे, बराबर, एक के ऊपर एक जमा के रख दिया. सो वो डिसलोकेट हो सकते, इधर का उधर घुस सकता है, एक अलग ट्यूब बीच में घुस सकता, ऐसा नहीं होना. इसके लिए क्या होता, उनके सबके आजू बाजू स्टमक है लेफ्ट साइड में, तो स्टमक के आजू बाजू पूरे एक प्लास्टिक की पन्नी लगाओ, लीवर के आजू बाजू एक प्लास्टिक की पन्नी लगा दो, ठीक है, कैरी बैग जैसा. वो पन्नी को क्या करो, इधर के ये जो मसल्स है इधर के वो मसल्स को खींच के बंद दो, अंदर साइड से खींच के बंद दो, एक दूसरे को बंद डालो, उससे क्या होगा, स्टमक इधर उधर डिसलोकेट नहीं होता, समझ रहा. सो आपके ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ओके, दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटोनियम और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. What is the function of this membrane? It holds that organ in proper position. It prevents them from displacing, dislocating, and this membrane therefore has its own importance. So यही मेम्ब्रेन क्या होता है, आपकी किडनी के आजू बाजू भी रहता है ऐसा, लेकिन पूरी किडनी को कवर नहीं करता, ओनली ऑन एंटेरियर साइड, पीछे से कवर नहीं करता. एंटेरियर तो ऊपर से सामने से कवर करता, पीछे से कवरिंग नहीं रहती. Therefore kidneys are covered by peritoneum, but only partially, पूरी तरह से नहीं है, completely नहीं है, partially, and kidneys are present behind that peritoneum, hence it is said to be retroperitoneal kidney. Human kidneys are said to be retroperitoneal because kidneys are present behind peritoneum and therefore they are partially covered by that peritoneum. Okay, retro मतलब पीछे, retro टाइम पुराना टाइम, रेट्रो मूवीज, रेट्रो सॉन्ग्स, पुराना टाइम, तो वैसे रेट्रो मतलब पीछे, किसके पीछे, पेरिटोनियम के. सो सामने से पर्दा है और किडनीज पीछे है, तो किडनीज को इस तरीके से सामने से पर्दा गए वाला है बस,
ओके इधर साइड से गाला, बैक साइड से नहीं है, किडनी पीछे से कवर्ड नहीं है. सो किडनीज आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन फ्रंट साइड और एंटीरियर साइड बट नॉट ऑन पोस्टीरियर साइड. Means they are partially covered by this peritoneum. Hence, kidneys or human kidneys are said to be retroperitoneal kidneys. Retroperitoneal kidneys. Meaning समझा? Kidneys are anteriorly covered by, in front they are covered by peritoneal membrane, but that too partially, not 100% covered. Therefore, they are said to be retroperitoneal. Okay. What are the functions of kidney? We will see it in latter part, क्योंकि अपने को भी स्ट्रक्चर देखने के, मैं लास्ट में सबके फंक्शंस कलेक्टिवली बता दूंगा. अभी अपना हुआ किडनी का डिस्कशन. किडनी के बाद we will see the structure of ureter, urinary bladder, urethra and their functions in detail in our next lecture.